लिनक्स फ़िल्टर्स। आज के टॉपिक में हम लिनक्स फ़िल्टर्स के बारे में जानेंगे। तो फ़िल्टर्स कोई नई बात नहीं है। फ़िल्टर्स को हमने एमएस ऑफिस में पढ़ा है, जैसे कि जो वी एक्सेल सीट होती हैं उसमें हमें डेटा फ़िल्टर करना होता है, तो वहाँ पे फ़िल्टर कमांड होती हैं, तो वही है ये। तो फ़िल्टर्स एक्चुअल में करते क्या हैं? फ़िल्टर्स जो कमांड होती हैं वो क्या करती हैं, कोई स्टैंडर्ड इनपुट लेती हैं, इनपुट से कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करती हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर देती हैं। एग्जाम्पल 4, आपको बहुत बड़ी फाइल दी गई है, उसमें मान लीजिए 1000 स्टूडेंट के नेम है, आपको एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम सर्च करना है, तो क्या करोगे, उस स्टूडेंट का नाम टाइप करोगे, वो सर्च करके आ जाएगा। ऐसा करते हैं ना एमएस ऑफिस में, तो वही फ़िल्टर होता है, इसे ही फ़िल्टरिंग कहते हैं। तो फ़िल्टरिंग क्या कहता है बेसिकली, कि इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र करता है। तो फ़िल्टर्स के लिए कुछ कमांड होती हैं जो यूज होती हैं कि जो फाइल्स है उसे कैसे क्रिएट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कैट है, कैट कमांड का यूज होता है कि जो भी फ़िल्टर्स कमांड है, ये इसका काम होता है कि फाइल्स को कैसे क्रिएट करें और फाइल्स को कैसे शो करें, फाइल का जो कंटेंट है वो कैसे शो किया जाए। तो पहला है कैट, इसमें ग्रेटर देन साइन होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी फाइल्स है उसको हम कैसे क्रिएट करें। तो कैट लिखेंगे सिंटेक्स में, उसके बाद ग्रेटर देन साइन लिखेंगे, ग्रेटर देन साइन या इसे ओपन एंगल कहते हैं। उसके बाद फाइल का नाम लिख देंगे, उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद फिर क्या करेंगे, जो भी कंटेंट हमें लिखना होगा उसमें लिख देंगे। कंटेंट लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, अगर यदि कंटेंट हमें सेव करना है तो हम लिखेंगे Ctrl+D, कंट्रोल दबाएंगे, साथ में D दबाएंगे, तो वो हमारा जो भी कंटेंट है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हम उस फाइल को शो करना चाहते हैं कि जो भी कंटेंट है हमारा कैसा है, तो उसके लिए फिर हम कैट लिखेंगे। कैट के बाद फाइल्स का नाम लिख देंगे और वो कंटेंट हमें शो हो जाएगा। तो कैट फाइल का ये यूज होता है। कैट के बाद नेक्स्ट होता है हेड। हेड का यूज होता है कि जो भी डेटा है, कंटेंट्स है, उसको लाइन बाई लाइन शो करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये जो भी डेटा है फाइल्स का वो 10 लाइन शो करता है। यदि फाइल्स में हमारी 100 लाइन है तो एक बार में 10 लाइन शो करेगा। तो यदि हमें उससे अधिक शो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा उसमें। तो इस तरह से हम रेंज लिख सकते हैं, 1 to 5 लिख देंगे या केवल 6 लिख देंगे तो 6 लाइन शो करेंगी। तो ये हमारा हेड कमांड का यूज होता है। टेल कमांड होती है, हेड की जस्ट रिवर्स होती है। ये क्या करती है, जो भी डेटा है हमारा वो बॉटम से प्रेजेंट करती है। यदि आपने 6 लिखेगा, जैसे मान लीजिए किसी फाइल्स में 100 लाइन्स हैं और आपने टेल लिखा, उसके बाद 6 लिखा, 6 लिखने के बाद फाइल का नाम लिख दिया, तो उसमें जो लाइन प्रेजेंट होगी वो बॉटम से होगी, नीचे से, ना कि टॉप से। तो ये यूज होता है हमारा टेल कमांड का। इसके बाद है सॉर्ट। तो सॉर्ट भी कोई नया वर्ड नहीं है। सॉर्टिंग हम जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, या तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में रहेगा या फिर वो हमारा न्यूमेरिकल क्रम में रहेगा, तो वो सॉर्टिंग कहते हैं। तो सॉर्ट कमांड बेसिकली यही करती है। जैसे हम सॉर्ट लिखेंगे, सिंटेक्स का ये रहता है, सॉर्ट लिखा, सॉर्ट लिखने के बाद फाइल का नाम लिखा, तो ये क्या होगा, जो भी फाइल्स होगी वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी। अब जो सॉर्टिंग की प्रोसीजर होता है उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी हम न्यूमेरिकल डेटा को देते हैं। कि यदि मान लीजिए कि हमारी जो फाइल्स है उसमें जो कंटेंट दिया गया है वो न्यूमेरिकल भी है, कैपिटल लेटर में भी है और स्मॉल लेटर में भी है, तो जो न्यूमेरिकल डेटा होगा वो हाईएस्ट ऑर्डर पे रहेगा, सबसे टॉप पे रहेगा। उसके बाद सॉर्टिंग प्रायोरिटी मिलेगी हमारी कैपिटल लेटर वाले डेटा को, उसके बाद लास्ट में हम स्मॉल लेटर वाले डेटा को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये रहता है इसमें सॉर्टिंग में। अब सॉर्टिंग में हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो, तो उसके लिए एक ऑप्शन यूज करते हैं जिसे हम -R कहते हैं। तो और न्यूमेरिकल डेटा को स्पेशली हमें सॉर्ट करना हो तो -N लिखते हैं, या हमें डेटा को रिवर्स, न्यूमेरिकल डेटा को रिवर्स में करना है तो -NR लिखेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन यूज होते हैं। नेक्स्ट होती है यूनिक कमांड। UNIQ है, यूनिक में सॉरी UE भी होता है, लेकिन इसका कमांड का नेम ही है UNIQ। तो इसमें क्या करती है, ये यूनिक से बना है। यूनिक मीन्स होता है कि अद्वितीय, या जिसका मतलब ये होता है कि जो भी डेटा रहेगा वो डुप्लीकेट डेटा उसको रिमूव कर देता है, सिर्फ वही डेटा रिप्रेजेंट करता है जो यूनिक होता है। तो यूनिक कमांड का यूज इसलिए यूज होता है कि जो भी मान लीजिए उसमें बहुत सारी डुप्लीकेट लाइन्स दी गई हैं तो उनको क्या करेगा, ये एलिमिनेट कर देगा, केवल वही लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो यूनिक होगी। तो ये होता है यूनिक कमांड का यूज। हाँ, जो यूनिक कमांड है, जो डेटा हम चाहते हैं कि हमारे डेटा में हमें ये पता चले कि सिर्फ रिपीटेड लाइन ही प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम अलग से एक ऑप्शन यूज करेंगे। यूनिक लिखेंगे सबसे पहले, यूनिक के बाद जो ऑप्शन होता है उसे हम बोलते हैं -D बोलते हैं।
उसके बाद क्या रहता है, यदि हम चाहते हैं कि जो भी हमारी डुप्लीकेट लाइंस ना हो, केवल यूनिक लाइंस ही रिप्रेजेंट हो, डुप्लीकेट वाले बिल्कुल लाइंस हट जाएं, तो उसके लिए हम डैश यू रिप्रेजेंट करते हैं। पाइपिंग, इसमें एक वर्ड आता है। पाइपिंग जो शब्द है इसका मतलब ये होता है कि हम एक से अधिक दो कमांड, दो से अधिक कमांड को एक साथ कैसे यूज करें, उसे हम पाइपिंग कहते हैं। तो इसमें क्या किया करेंगे कि हम डेटा की सॉर्टिंग भी करेंगे। तो सॉर्ट लिखेंगे, सॉर्ट लिखने के बाद फाइल का नाम लिख दिया। उसका फाइल का नाम लिखने के बाद हम फिर क्या करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर और होता है, उसको लिखने के बाद फिर हम बाद में यूनिक लिख देंगे। तो जो भी हमारी फाइल होगी वो सॉर्टेड होगी, साथ में यूनिक भी होगी। तो ये पाइपिंग का कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि पाइपिंग होती क्या है। WC इसका मतलब होता है बाइट काउंट। W मीन्स बाइट, C मीन्स काउंट। तो ये नया बाइट नहीं है, ये कमांड हम कमांड प्रॉम्प्ट मतलब MS DOS में भी पढ़े हैं और MS ऑफिस में भी देखे हैं कि वर्ड काउंट जो वर्ड होता है, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ़ लाइंस, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ़ वर्ड्स अपने आप कैलकुलेट करके आ जाते हैं कि उस पेज में कितने हमारे नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं या नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं। वो सीक्वेंस चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही सीक्वेंस, वो सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका काम यही होता है। नेक्स्ट कमांड होती है GREP, ग्रेफ। ग्रेफ है जो इसका काम होता है सर्च करना, कि पार्टिकुलर डेटा हम कैसे सर्च करें। तो क्या करती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो टेक्स्ट फाइल में दी गई है उसको सर्चिंग का काम करती है। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो GREP, ग्रेफ। ग्रेफ के बाद हम ऑप्शन लिखेंगे कि हमें किसी को सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल्स है, फाइल्स OS है, ठीक है, OS में हमें वर्ड सर्च करना है, मेमोरी मैनेजमेंट, तो हम ग्रेफ लिखेंगे। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट लिखेंगे। उसके बाद पैटर्न्स है, कंटेंट का पैटर्न्स लिखना हो, और उसके बाद फाइल नेम, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा लिखो, आप सिर्फ GREP लिख के OS फाइल का नाम बाद में लिखेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट लो। तो ये क्या होगा कि जो भी मेमोरी मैनेजमेंट जहाँ जहाँ होगा वो अपने आप शो हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। जैसे PDF में हम सर्च करते हैं कोई भी वर्ड तो वो अपने आप हाईलाइट हो जाता है, इसी तरह से इसमें भी हाईलाइट हो जाएगा। इसके लिए कुछ ऑप्शन यूज होते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो भी वर्ड हम सर्च कर रहे हैं वो वर्ड को छोड़ के बाकी सारे वर्ड आएँ। इस चीज़ को समझना अच्छे से तो आप डेटाबेस की जो SQL कमांड है उनसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब जब डैश भी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जैसे अगर मेमोरी मैनेजमेंट आपने सर्च किया है तो मेमोरी मैनेजमेंट को छोड़ कर सारा कंटेंट शो हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताएंगे इसके। और है -i का मतलब होता है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फाइल्स है, OS स्मॉल OS है और कैपिटल O स्मॉल s है, तो जैसे हम ये -i लिखेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि कैपिटल वाला भी प्रेजेंट होगा और स्मॉल वाला भी प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे, ये रहता है इसमें। नेक्स्ट होता है इसमें -A1, -B1, -C1। तो ये जो 1 दिखा रहा है इसका मतलब लाइन्स है, और ये का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा कंटेंट प्रिंट होगा वो फर्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, उसके बाद सेकंड लाइन प्रिंट होगी। इसी तरह से जब -B1 लिखेंगे तो जो भी कंटेंट होगा वो हमारा सेकंड लाइन में प्रिंट होगा, फर्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह C1 में क्या होगा कि जो भी कंटेंट हमारा प्रिंट होगा वो बीच में प्रिंट होगा, मतलब इसके पहले एक लाइन रहेगी, बीच में ये प्रिंट होगा और उसके बाद एक लाइन रहेगी। तो इसमें 3 होती हैं, B1 वाले में 2 रहती हैं और A1 वाले में भी 2 रहती हैं। नेक्स्ट है TAC कमांड जस्ट रिवर्स है कैट की। कैट में जो डेटा आता है वो हमारा टॉप टू बॉटम आता है जैसा दिया रहता है, और TAC में क्या रहता है, टैग में जस्ट उल्टा हो जाता है उसका। तो ये इस तरह से उसका रिवर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है SCD जो होती है हमारी, जैसे MS ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस होता है कि पहले हम सर्च करेंगे उस वर्ड को, सर्च करने के बाद फिर उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देंगे। ये वही है गो टू, तो ये कोई नया कमांड नहीं है। तो जैसे इसका सिंटेक्स की बात करें तो SCD लिखेंगे। उसके बाद S मीन्स हो गया सर्च करना। उसके बाद जो SO लिख रहे हैं ना, SO एक वर्ड को हम सर्च कर रहे हैं, SO वर्ड हमें सर्च करना है। उसके बाद उस वर्ड को हमें OS में बदल देना है। देखिए ऑब्लिक लिखा है, OS में हमने उसको बदल दिया, मतलब SO जहाँ जहाँ होगा उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, OS हो जाएगा। और G मीन्स होता है गो टू, उससे मतलब उस वर्ड से चेंज हो जाएगा। उसके बाद फाइल नेम, किस फाइल में हम चेंज करना है उस फाइल का नाम लिख देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड होती है कट कमांड। कट कमांड क्या होती है कि जो भी डेटा होता है उसको कट करके रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है कि हमारी फाइल्स में
10 कॉलम दिए गए हैं, तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो, सेकंड कॉलम प्रिंट हो, थर्ड कॉलम प्रिंट हो, बाकी कोई प्रिंट ना हो। तो हम क्या करेंगे, कट लिखेंगे। कट लिखने के बाद उसमें कॉलम के लिए जो फील्ड होता है डैश डी होता है, तो उसमें हम डैश डी लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट 3 5 इस तरह से लिख देंगे, तो वही कंटेंट प्रिंट होगा, बाकी कोई प्रिंट नहीं होगा। और ये जो 1,2 लिख रहे हैं, इसका मतलब होगा कि फर्स्ट एंड 2 लाइन प्रिंट होगी। इसी तरह से 1,5 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि पहली लाइन प्रिंट होगी और 5वीं लाइन प्रिंट होगी। या वर्ड दिए गए होंगे तो पहला वर्ड प्रिंट होगा और 5वां वर्ड प्रिंट होगा। लेकिन 1-5 लिखा है, जब डैश बीच में लग जाता है ये रेंज शो करता है कि 1 से लेके 5 तक जितने कैरेक्टर होंगे सब प्रिंट होंगे। इसका मतलब ये होता है, तो ये ध्यान रखना, कॉमा लगा इसका मतलब होता है कि वो अलग अलग बात कर रहे हैं कि पहला भी प्रिंट होगा, 5वां भी प्रिंट होगा। लेकिन 1-5 लिखा है, ये रेंज शो कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट भी प्रिंट होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा और फिफ्थ भी प्रिंट होगा। ये रहता है इसमें। तो बाइट है और सी है, डैश सी है, ये ऑप्शन है। इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाइट का मतलब होता है कि वो कंपाइलर के अकॉर्डिंग है, और बाइट में डेटा दिया रहेगा तो बाइट के अकॉर्डिंग शॉर्ट डेटा कट होगा और सी लिखा रहेगा। तो जैसे लिखेंगे कट कमांड, कट लिखा, डैश सी लिखा। डैश सी लिखने के बाद जो भी डेटा हमें प्रिंट करना है, कैरेक्टर प्रिंट करना है या लेटर प्रिंट करना है, तो वो उनकी या तो रेंज दे दो या उनका नंबर दे दो। उसके बाद फाइल का नाम लिख दो। नेक्स्ट जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। वर्किंग विद फाइल्स, हाँ फाइल्स की कुछ और एक्स्ट्रा कमांड है, जैसे कि लिनक्स rm कमांड, rmdir हम पढ़ चुके हैं। rmdir क्या होती है, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rm कमांड यूज होती है फाइल्स को डिलीट करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल ऑप्शन यूज करके हम इसे डायरेक्टरी भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि जो भी फाइल्स हैं उनको हम डिलीट करना। तो इसके ऑप्शन होते हैं। पहली बात ये जान लो कि लिनक्स में कोई रिसाइकल बिन और ट्रेस नहीं होता है ग्राफिकल इंटरफेस की तरह, आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो गया है। तो इसलिए हमें कमांड पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज हम क्या होता है कि बाय मिस्टेक कुछ ऐसा ब्लेंडर मिस्टेक कर देते हैं कि हमारा बहुत सारा डेटा लॉस हो जाता है, फिर बाद में हमें पछताना ही पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि कमांड को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद हम लिनक्स को यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहला जो ऑप्शन रहता है इसमें rm स्टार एक्सटेंशन। पहले तो ये देखते हैं rm स्टार। तो जब SQL की कमांड पढ़ते हैं तो उसमें आगे हम चाहते हैं कि जो भी हमारे डेटा है पूरी कंप्लीट रो प्रिंट हो, तो उसके हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार इसका मतलब होता है कि जितने भी टपल होंगे सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो जो स्टार का मतलब होता है ऑल। तो इसी तरह से इसमें भी है, अगर rm स्टार लिखा, rm स्टार का मतलब हो गया कि जितनी फाइल्स होंगी एक डायरेक्टरी में सब डिलीट हो जाएंगे। rm स्टार एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जैसे किसी फाइल्स, जैसे इमेज फाइल है तो उसका एक्सटेंशन .jpg होगा, .png होगा। इसी तरह से वीडियो फाइल्स है तो .mp4 होगा, .mkb होगा, .flb होगा। अगर वो ऑडियो है तो .mp3 होगा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर फाइल्स है तो .exe हो सकता है या .apk हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आपने rm स्टार .apk लिखा तो जितने भी हमारी apk की फाइल्स होंगी वो सब डिलीट हो जाएंगी। ये होता है इसमें। तो इसका सिंटेक्स लिखेंगे rm, उसके बाद स्टार एक्सटेंशन, उसके बाद फाइल नेम। नेक्स्ट है rm-i। आई का मतलब होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स ये होता है कि जब भी फाइल्स हम rm के साथ -i लगाएंगे, उसके बाद फाइल लिखेंगे, तो इसमें ये रहेगा कि हम सेफ रहेंगे। मतलब मेरे हिसाब से ये कमांड ही यूज करनी चाहिए हमें। जब भी हम फाइल डिलीट करें तो हमेशा rm के बाद -i लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम डिलीट करेंगे तो ये एक बार हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल्स। तो उसमें येस या नो का ऑप्शन आएगा। हो सकता है कि बाई मिस्टेक कभी हमसे कमांड कोई एग्जीक्यूट हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो हमेशा सबको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप यही कमांड यूज करें, क्योंकि ये रहेगा कि जैसे बाई मिस्टेक कुछ होता है तो आपको एक बार दिमाग में आ जाएगा कि हाँ वो फाइल्स हम गलती से डिलीट कर रहे हैं, तो आप उससे वापस रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है rm-r। इसका मतलब होता है कि हम इससे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। एक -f होती है, rm-f, उसके बाद फाइल नेम्स। तो जो -f ऑप्शन होता है इसका काम क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो भी फाइल्स है हमारी उसमें कोई कंडीशन ना लगे, मतलब कोई पूछे ना, मतलब इसमें प्रॉम्प्ट नहीं करता, डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। और इससे भी खतरनाक होती है rm-rf, क्योंकि इसमें क्या हो गया, r भी मिक्स हो गया, इसको रिवर्स फोर्स कहते हैं, और f भी हो गया। तो इसका मतलब क्या रहेगा, रिकर्सिव फोर्स, सॉरी।
की कमांड जो भी हम डिलीट करेंगे कमांड बिना किसी आपको एक्नॉलेज किए, बिना किसी मैसेज के डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट कमांड है cp कमांड। cp कमांड का मतलब होता है, cp मीन्स कॉपी करना, कि जो भी फाइल्स हैं एक फाइल से दूसरी फाइल्स में कॉपी करना या एक फाइल से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना। तो इसका सिंपल सिंटैक्स यही होगा, cp लिखो, cp के बाद उस पहली फाइल का नाम लिख दो, दूसरी फाइल में हमें ट्रांसफ़र करना है तो दूसरी फाइल का नाम लिख दो या दूसरी डायरेक्टरी का नाम लिख दो। तो इसमें क्या रहेगा, cp सोर्स फाइल, उसके बाद डेस्टिनेशन फाइल, मतलब सोर्स से हम डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, तो ये रहता है इसमें, नॉर्मल है। ऑप्शन की बात करते हैं, इसके जो ऑप्शन होते हैं इसमें सबसे पहले आता है cpr। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम कॉपी करेंगे तो वो कंप्लीट डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी के साथ कॉपी होगी। cp f1 f2 है कि एक फाइल से दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र करना। ऑप्शन cp बैकअप, बैकअप ये बताता है कि जैसे कोई फाइल से दूसरी जिस डेस्टिनेशन फाइल में हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, कॉपी करने जा रहे हैं, उस फाइल्स में वो ऑलरेडी पड़ी है तो उसके लिए वो बैकअप ले लेगा। तो इसका जो सिंटेक्स रहेगा cp डबल डैश बैकअप, उसके बाद फाइल का नेम os.txt, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिख सकते हैं। cp.i होता है, ये हमारा इंटेक्शन होता है। इसका मतलब ये रहेगा कि जो भी फाइल कॉपी कर रहे हैं वो पूछेगा कि डू यू वांट टू ओवरराइट इट। यदि वो पूछेगा तो यस कर देंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी, नो कर देंगे तो वो फाइल कॉपी नहीं, नो करेंगे तो कॉपी नहीं होगी, तो कॉपी करने के लिए सॉरी। इस तरह से cp-l होती है, इसका मतलब होता है कि जो भी फाइल्स है जो कॉपी करेंगे तो उसकी एक लिंक क्रिएट हो जाएगी, वो होता है cp.p। ये कमांड है मेरे हिसाब से सबसे, कि जो भी ऑनर है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या रहेगी। जब का मतलब ये होगा कि जैसे फाइल आपने 23 मई को क्रिएट की, ठीक है, इसका मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी एग्जांपल बताऊंगा। इसमें क्या रहेगा, जैसे फाइल आपने 23 मई को क्रिएट की, मान लीजिए 25 को कोई इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, तो यदि उसने ये लगा दिया .cp कॉपी करेगा दूसरे फोल्डर में, तो जो फाइल के एट्रीब्यूट रहेंगे वो प्रिजर्व रहेंगे, मतलब उसकी जो फाइल की डेट, क्रिएशन डेट शो करेगी वो 23 ही शो करेगी। यदि आप .-p नहीं लगाएंगे तो क्या रहेगा, इसकी जो डेट है वो 25 हो जाएगी, मतलब फाइल्स के जो एट्रीब्यूट हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका फाइल्स का इम्पोर्टेंस, ये इस कमांड का इम्पोर्टेंस है। देखिए कॉपी होता है, मूव होता है। मूव का मतलब होता है कि डेट जो फाइल्स है एक फ़ोल्डर से या एक फाइल से दूसरी फाइल्स में से मूव करना। देखिए कॉपी मीन्स होता है कि जो भी सोर्स की फाइल्स है वो रहेगी, इसकी एक डुप्लीकेट फाइल्स बन जाएगी। लेकिन मूव का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे विस्थापित कर देना। नॉर्मल भाषा में समझें तो विस्थापित। जैसे अब मैं कहूँ कि मान लीजिए क्लास में डस्टर रखा है, डस्टर की अगर मान लीजिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि वो डस्टर रेप्लिकेट हो जाएगी, जैसे ही आपको एक जगह ऐसे वो उठाएं दूसरी जगह ले जाएं तो उसकी 2 कॉपी बन जाए डस्टर की। ऐसे मान लीजिए कोई मैजिक हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कि कॉपी हो, कि एक डस्टर वहाँ पड़ा रहेगा, दूसरा दूसरी क्लास में चला गया। लेकिन मूव का मतलब ये होगा कि डस्टर आपने वहाँ से उठाया दूसरी क्लास में ले गए, तो डस्टर की जो प्रेजेंस है पहली क्लास से गायब हो गई, मतलब पहली क्लास में डस्टर नहीं रहेगा, दूसरी क्लास में पहुँच गया, तो उसे हम कहते हैं मूव। मूव आई होता है पहला। तो ये इसका मतलब, आई का मतलब वही इंस्ट्रक्शन है, इंट्रैक्शन। इसका मतलब रहेगा कि डू यू वांट टू डिलीट मूव फाइल्स, मतलब इसे पूछेगा एक तरह से। मूव स्टार का मतलब होता है कि जो भी डायरेक्टरी है उसकी कंप्लीट सभी फाइल्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी। मूव स्टार का मतलब यही होता है, ऑल। मूव सफिक्स जो होता है, यूज टू बैकअप बिफोर ओवर राइटिंग ऑफ डेस्टिनेशन फाइल्स। हाँ, जो मूव सफिक्स होता है इसमें क्या रहता है कि जो भी फाइल्स हम मूव कर रहे हैं तो उसका डेस्टिनेशन से पहले बैकअप हो जाता है यदि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। MB.B बरबज होता है। बरबज जो रहता है तो बरबज का वर्ड हम MKDIR में भी पढ़े हैं। मेक डायरेक्टरी में जब B-B लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमारी फाइल्स क्रिएट हो गई है। तो इसका मतलब यही होगा कि जो भी फाइल्स मूव होगी तो उसमें -B लिख जाएगा। तो ये थी हमारी फिल्टर्स कमांड। अगर इनको हम एक वर्ड में समराइज करें तो समराइज जैसे कर सकते हैं कि जो फिल्टर्स कमांड होती हैं इनका काम क्या होता है कि एक इनपुट से दूसरे, मतलब एक इनपुट को लेके उससे हमें आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट क्रिएट करना, मतलब क्या करना है, एक तरह से कुछ सर्च करना होता है, कुल मिला के कह सकते हैं। तो इसके लिए जो कमांड यूज होती है, फर्स्ट सबसे पहले हमने पढ़ी कैट कमांड। कैट से फाइल क्रिएट भी होती है और कैट से फाइल्स को शो भी किया जाता है। दूसरी कमांड हमने जो पढ़ी इसमें हेड का मतलब ये होता है कि टॉप, जैसे हाँ
फुटर और हेडर होते हैं ना MS ऑफिस में। हेडर का मतलब होता है कि टॉप वाला डेटा दिखाना और फुटर का मतलब होता है बॉटम वाला। तो जो हेड होता है वो टॉप का डेटा दिखाता है और टेल होता है वो नीचे से डेटा दिखाता है। हाँ, नेक्स्ट कमांड पढ़ी थी हमने सॉर्ट। सॉर्ट का काम क्या होता है कि जो भी डेटा दिया है उसको सॉर्ट करना होता है, तो ये सॉर्ट कर देता है कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने जो कमांड पढ़ी थी वो थी यूनिक। यूनिक का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा है हमारा यूनिक होगा, अद्वितीय, मतलब उसमें डुप्लीकेट लाइंस नहीं रहेंगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पाइपिंग। पाइपिंग में क्या रहता है कि 1 से 2 कमांड को मर्ज कर देते हैं, मतलब 2 कमांड एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। WC में क्या था, बाइट काउंट, कि जो भी बाइट हैं, करेक्टर्स हैं, लाइन्स हैं, उन्हें काउंट करना। नेक्स्ट कमांड हमने पढ़ी थी GREP। इसका मतलब होता है कि जो भी फाइल्स में कंटेंट है उसे सर्च करना होता है। नेक्स्ट थी TAC जो था वो कैट का उल्टा रिवर्स होता है। SCD पढ़ा था। SCD एक तरह से क्या होता है कि जो भी फाइंड रिप्लेस की तरह काम करता है। कट कमांड पढ़ी थी कि पार्टिकुलर डेटा को हमें कट करना होता है। इसी तरह से हमने कॉपी कमांड पढ़ी। कॉपी का मतलब होता है कि जो फाइल का कंटेंट है एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करना या एक फाइल से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना है। इसी तरह से नेक्स्ट कमांड जो हमने पढ़ी मूव कमांड। मूव कमांड का काम होता है कि जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मतलब उसे चेंज करना कम्प्लीटली, मतलब कॉपी नहीं रहेगी। नेक्स्ट पढ़ी थी हमने RM कमांड। RM का काम होता है कि जो भी फाइल्स है उसे हमें रिमूव करना है, डायरेक्टरी को रिमूव करना। तो ये था हमारा लिनक्स फिल्टर्स।